नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 जुलाई 2024। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज अलग अलग न्यूज़पेपर से हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स की सहायता से ग्लेशियर्स को पिघलने से रोका जाए। पहला आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल अर्बन नक्सल्स से संबंधित है। और तीसरा जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो देखो, इंडिया रशिया ट्रेड में ना दिक्कत आ रही है, युआन चैलेंज है। क्या है ये युआन चैलेंज, इसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले नेल्सन मंडेला की लाइफ से फॉरगिवनेस के लेसन्स आप जल्दी से जान लीजिए, जिनको आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। कोर्ट आजकल हम कम डिस्कस करेंगे, लेकिन एथिक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, एथिक्स के जो इश्यूज हैं, केस स्टडीज हैं, वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे शुरुआत में, क्योंकि कोर्ट्स हम बहुत ज़्यादा डिस्कस अब कर चुके हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ समय बाद कोर्ट्स डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब एथिक्स के लेसन्स, एथिक्स के इश्यूज, केस स्टडीज, वैल्यूज, उन सबको हम डेली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेल्सन मंडेला 1918 में पैदा हुए थे और साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी ना, जिसे अपार्थाइड बोलते हैं, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। 44 साल की उम्र में ये जेल गए। 27 साल तक लगातार जेल के अंदर रहे, 27 ईयर्स तक। और बाद में जब इनकी एज 71 साल थी ना, 71, तब ये बाहर आए। और 27 साल जेल काटने के बाद जब ये बाहर आए, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। 1994 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। मंडेला के आइडियाज़ की बात करें तो ये बोलते हैं, देखो, नफरत की जगह ना प्यार सिखाया जाए। गांधी की तरह ये भी नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे और गांधी ने इनको बहुत इंस्पायर किया है। ये बताते भी हैं कि माफ़ी देने के क्या फ़ायदे होते हैं। माफ़ी देने से देखो पर्सनल ग्रोथ होती है, गुस्सा कम होता है, कम्युनिटीज़ में ट्रस्ट बढ़ता है, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स सोल्व करने में फॉरगिवनेस अहम रोल प्ले करता है। और माफ़ी देने से देखो वायलेंस का जो साइकिल है ना, वो रुक जाता है। यूपीएससी ना कई बार पर्सनल एग्जाम्पल्स पूछ लेती है, जैसे व्हाट इज़ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू। तो यूपीएससी मान लीजिए ये पूछ ले, क्या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया, क्या आपने उसको माफ़ किया है। यूपीएससी ये पूछ सकती है, फॉरगिवनेस से यानी माफ़ी देने से वर्ल्ड पीस कैसे आ सकता है। गांधी या फिर मंडेला के आइडियाज़ में क्या सिमिलरिटी है, ये भी यूपीएससी पूछ सकती है। जीएस पेपर 1 में ये पूछ सकती है। इवन एथिक्स में भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यूपीएससी पूछ लेती है। तो ये हमने फॉरगिवनेस संबंधित कुछ लेसन सीखा। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले काफ़ी सालों से ना समुद्र में पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और इसके ना बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर यूपीएससी पूछ ले सी लेवल राइज हो रहा है, इसके क्या नुकसान है। सबसे पहला कोस्टल फ्लडिंग, जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे देखो फ्लड आ जाती है। इसके अलावा कोस्टल एरियाज में इरोजन देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, बाढ़ आने की वजह से हैबिटेट लॉस हो जाता है। मतलब वेटलैंड जो है समुद्र के कोस्ट के किनारे या फिर मैनग्रोव जो है वो सबमर्ज हो जाते हैं। इससे मैनग्रोव में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सोल्ट वाटर इंट्रूजन, अब समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज होगा तो जो नमकीन पानी है वो ज़्यादा आगे आ जाएगा और इसकी वजह से देखो कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक जो फ्रेश वाटर के एक्वीफायर हैं या फिर ड्रिंकिंग वाटर का कोई और सोर्स है, उनमें भी ये नमकीन जो पानी है समुद्र का वो घुस जाता है और वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। अब कोस्टल एरियाज़ में जो रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यूज़ करने लायक नहीं रहता। फिर अगर समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज हो जाए तो लोगों को अपना समुद्र के नज़दीक जो घर बार है वो छोड़ के जाना पड़ता है, वो क्लाइमेट रिफ्यूजीज हो जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। पहले देखो जहाँ पे टूरिज्म चल रहा था, टूरिस्ट आते थे, बीच वगैरह पे रिसोर्ट बने हुए थे, लेकिन वो सारा कामकाज ठप हो जाता है क्योंकि समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज हो गया और बीच वगैरह जो थे वो सब सबमर्ज हो गए। तो ये सब मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, ये सब नुकसान होते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, समुद्र में, ओशंस में पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है ग्लेशियर्स का पिघलना। जो ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं और उनके मेल्ट होने से ओशंस में पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो इस वजह से ना यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटीज़ में ना साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई
कैसे हम ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से रोक सकते हैं ताकि ओशंस में पानी का लेवल इंक्रीज ना हो, कैसे ऐसा कर सकते हैं? तो इस चीज को बोलते हैं ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग मतलब डेलिब्रेट लार्ज स्केल इंटरवेंशन, मतलब जानबूझ के बड़े लेवल पे जो स्टेप लिया गया है ना, ये इंश्योर करने के लिए कि ग्लेशियर्स या तो मेल्ट ना हो या फिर ज्यादा तेजी से मेल्ट ना हो, स्लो मेल्ट हो, उसको बोलते हैं ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। मतलब ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की गति को धीरे करने के लिए जानबूझ के जो बड़े स्केल पे स्टेप लिया गया है ना, उसे बोलते हैं ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। जैसे काफी सारे स्टेप्स पे चर्चा हुई, काफी सारी टेक्नोलॉजीज पे चर्चा हुई साइंटिस्ट के बीच में। सबसे पहला है फाइबर बेस्ड कर्टेन। फाइबर बेस्ड कर्टेन में क्या होता है, जैसे देखो ये जो आइस सेल्फ्स है ना, आइस सेल्स के फिट पे यानी उनके नीचे फाइबर का कर्टेन लगा दिया जाता है। आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा होता है? देखो जो आइस सेल्स होते हैं उनके नीचे फाइबर का ये कर्टेन लगा दिया, पर्दा लगा दिया, तो ये जो आइस सेल्स है ना, इनका एक्सपोजर कम हो जाता है ओशन के वार्म वाटर से। ओशन का जो गर्म पानी है ना, वो एक मेजर रीजन बनता है कि ग्लेशियर पिघलते हैं। बट ये बर्फ के जो सेल्स हैं ये अब मिलेंगे नहीं ओशन के गर्म वाटर से, तो इससे जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं ना, वो देखो 10 के फैक्टर से ज्यादा धीरे अब मेल्ट होंगे। जिसे एग्जाम्पल दिया जाता है अंटार्कटिक का थवीट्स एंड पाइन आइलैंड ग्लेशियर्स, ये कोलैप्स हो रहे हैं, लेकिन फाइबर कर्टेन्स का यूज किया जाए ना तो इनके कोलैप्स को डिले किया जा सकता है। फिर ये तो हमने पहली टेक्नोलॉजी डिस्कस की, अब दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सेकंड टेक्नोलॉजी है ग्लेशियर्स के बेड पे ना होल कर दिया जाए। इससे होगा क्या? इससे देखो ये होगा जो ग्लेशियर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो चुका है, अब वहां पे पानी है, लेकिन वो जो पानी है ना वो ड्रेन कर जाएगा और वो पानी फर्दर बर्फ को मेल्ट नहीं करेगा। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, ग्लेशियर का जो बॉटम है ना वहां पे आपने होल क्रिएट कर दिया इस प्रकार से। अब देखो ग्लेशियर पिघल रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी बन रहा था, जो पानी बन चुका था वो और ज्यादा आइस को मेल्ट कर रहा था, लेकिन आपने क्या किया, होल करके, और जो थोड़ा थोड़ा पानी बन चुका था उसे ड्रेन कर दिया, यानी अब वो फर्दर ग्लेशियर की आइस को मेल्ट नहीं करेगा। इसके बाद देखो एक दो और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताता हूं। जो ग्लेशियर्स है ना उनके ऊपर आप कुछ रिफ्लेक्टिव मटेरियल बिछा दो, तो देखो सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, सनलाइट और भी ज़्यादा कम एब्जॉर्ब होगी और ग्लेशियर्स कम तेजी से मेल्ट होंगे। समझ गए? रिफ्लेक्टिव मटेरियल जैसे देखो ग्लास यानी शीशे के छोटे छोटे मोती हैं, उनको आपने स्प्रेड करवा दिया, बिछवा दिया थोड़ा थोड़े डिस्टेंस पे, थोड़े थोड़े मोती गिरवा दिए, तो ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये भी एक टेक्नोलॉजी है। फिर देखो एक टेक्नोलॉजी ये भी है कि बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पे लगा दो, जैसे स्काई रिसोर्ट्स में आपने देखा होगा आर्टिफिशियल बर्फ़ जो है वो जमाई होती है, उसी प्रकार से आप बड़े लेवल पे ना बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पे लगा दो ताकि ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं ना, जितने ग्लेशियर पिघल रहे हैं उतनी बर्फ़ जो है वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें फ्रीज करती जाएं, बर्फ़ बनाती रहें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखो हर एक जो स्ट्रेटजी है ना, टेक्नोलॉजी है, उसके अपने चैलेंज हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, बट कुल मिला के राइटर ये बोलते हैं अब देखो टिपिंग पॉइंट आ गया है, मतलब ऐसी स्टेज पे हम आ चुके हैं कि अब हमने एक्शन नहीं लिया ना तो भविष्य में काफ़ी तबाही होने वाली है। इसलिए देखो अब जो सरकारें कर रही है ना, एक तरफ पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में एमिशंस कम करने की कोशिश कर रही हैं विभिन्न देशों की सरकारें ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ देखो वो तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, बट इमीडिएट सॉल्यूशन क्या अपनाया जा सकता है? इसलिए ये जो टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड वाइट पेपर साइंटिस्ट ने रिलीज किया है ना, उसको और ज़्यादा सीरियसली अब साइंटिस्ट लेंगे और विभिन्न देशों को रेकमेंड करेंगे कि मिल के ये सॉल्यूशंस, ये टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट की जा सकती हैं ग्लेशियर्स को पिघलने से रोकने से। बट देखो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे तो लोकल इकोलॉजी जो है उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे फाइबर के कर्टेन्स हम लगाएंगे तो जो वार्म वाटर है वो देखो नज़दीक के किसी
आइस शेल्फ से टकरा जाएगा, फिर वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक आइस शेल्फ को आप बचाओगे, दूसरे आइस के शेल्फ से वो वाटर टकरा जाएगा। इन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से देखो लोकल जो सी लाइफ है वो डिसरप्ट होगी, लोकल इकोसिस्टम डिसरप्ट होगा। इसके अलावा देखो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम क्लाइमेट एक्शन। राइटर बोलते हैं ये टेक्नोलॉजीज तो देखो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगी। लोग पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को उतना सीरियस नहीं लेंगे, वो बोलेंगे कि अरे करते रहो एमिशन, क्या हो गया। इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज से हम ग्लेशियर्स को पिघलने से रोक देंगे, अभी तो जितना एमिशन कर सकते हो करो। एक ये भी ड्रॉबैक है। फिर राइटर बोलते हैं डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अब जैसे बोलना तो आसान है, ग्लेशियर्स में होल कर दो ताकि जो बर्फ ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है, पानी बन चुका है, वो ड्रेन कर जाए ताकि फर्दर बर्फ मेल्ट ना हो। बट देखो इतनी हार्श कंडीशंस में होल करना ग्लेशियर्स में कितना मुश्किल होगा, तो इतने ईजी नहीं है ये सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने। अगर देखो इनमें से कोई स्ट्रेटजी अपनानी है ना, तो विभिन्न देशों के बीच में जबरदस्त कोलैबोरेशन चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, तब जाके इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फिर इफेक्टिवनेस ऑफ पोटेंशियल आउटकम। और देखो इतना सब करने के बावजूद भी कोई गारंटी तो नहीं है ना ये जो सॉल्यूशंस हैं बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे इंप्लीमेंट होंगे। छोटे स्केल पे तो चलो हो जाएंगे। अब ग्लेशियर्स का एरिया इतना बड़ा है, छोटे से स्केल पे आपने रिफ्लेक्टिव मटेरियल बिछा दिए, ग्लास के मोती बिछा दिए, तो उनसे थोड़ी बहुत सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन बड़े लेवल पे देखें तो कितना फर्क पड़ेगा, हो सकता है मामूली सा। तो राइटर बोलते हैं देखो ये जो साइंटिस्ट ने वाइट पेपर रिलीज किया है ना, तो इन पे अभी थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा एनालिसिस होना चाहिए, और उसके बाद विभिन्न देश मिल के डिसीजन ले कि कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाना है और किस स्केल पे अपनाना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल बिल से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ। अब यूपीएससी देखो महाराष्ट्र में किसी बिल के बारे में क्वेश्चन तो नहीं पूछेगी, लेकिन हाँ अर्बन नक्सल बिल से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। अर्बन नक्सल ये जो टर्म है ना, ये 2018 में सुर्खियों में आई जब भीमा कोरेगांव केस सामने आया महाराष्ट्र में। अर्बन नक्सल देखो जो हार्डकोर नक्सलाइट्स होते हैं वो तो आपको पता है जंगलों में लड़ते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन ऐसे लोग जो सिटीज़ में रह के, अर्बन एरियाज में रह के नक्सलिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है ना उसको लेजिटिमाइज करते हैं। नक्सलिज्म कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं? मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म, ये सब आइडियोलॉजीज फॉलो करते हैं ना नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म तो देखो हथियारों के दम पे सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं जंगलों में रह के। बट ये जो अर्बन नक्सल होते हैं ना, ये देखो अर्बन एरियाज में रह के बुक पब्लिश करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। इन आइडियोलॉजीज को जिनको नक्सलिज्म फॉलो करते हैं उन आइडियोलॉजीज को प्रोपगेट करने के लिए, स्टेट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए, स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करने के लिए, इसके अलावा इन आइडियोलॉजीज से सिंपैथी रखने वालों का ये नेटवर्क क्रिएट करते हैं, टारगेटेड वायलेंस प्लान करते हैं और ऐसी एक्शंस प्लान करते हैं जिससे स्टेट की जो फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट हो जाए, स्टेट की जो फंक्शनिंग है वो रुक जाए। समझ गए? तो शहरों में रहने वाले ऐसे लोग जो नक्सलिज्म वाली आइडियोलॉजीज को प्रोपगेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं। लेजिटिमाइज मतलब उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करते हैं, इन आइडियोलॉजीज से टारगेटेड वायलेंस प्लान करते हैं, तो वो होते हैं अर्बन नक्सल्स। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल टर्म भी है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अर्बन नक्सल एक सरकार के द्वारा इजाद की हुई टर्म है। वो लोग जो सरकार की ओपिनियन से अलग ओपिनियन रखते हैं, कई बार उनको स्प्रेस करने के लिए सरकार इस टर्म का इस्तेमाल करती है। वैसे देखो आप में से जो लोग बिगिनर हैं वो पूछेंगे सर आप ये बताओ कि ये जो नक्सलाइट्स आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं ये आइडियोलॉजी आखिरकार है क्या? देखो मार्क्स ने ना कुछ बातें बोली थी, कार्ल मार्क्स। उन्होंने बोला था कि दुनिया में ना दो ही क्लासेस हैं, एक है हैव मतलब जिनके पास में पैसे हैं, अमीर लोग, बुर्जुआ क्लास जिनके पास प्रॉपर्टी है। दूसरे हैं हैव नोट जिनके पास में कुछ नहीं है, जो मजदूर हैं। वर्ल्ड इन दो क्लासेस में डिवाइडेड है। अभी ना सब कुछ कंट्रोल किया जाता है हैव के द्वारा, यानी अमीर लोगों के द्वारा, बुर्जुआ क्लास के लोगों के द्वारा। उन्हीं का कंट्रोल है हर चीज़ के ऊपर क्योंकि उनका इकोनॉमी पे कंट्रोल है। इकोनॉमी सबसे मेन है
अमीर लोगों का इकोनॉमी पे कंट्रोल है, इसका मतलब उनका सब पे कंट्रोल है, स्टेट पे कंट्रोल है, चर्च पे कंट्रोल है, सब पे कंट्रोल है। बट जो हैव नोट है ना, यानी मजदूर लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? अब सिचुएशन अपने हाथ में लेनी चाहिए। इनके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास में खोने के लिए सिर्फ चैन्स हैं जिनसे ये बंधे हुए हैं। तो आह्वान करते हैं मार्क्स बार बार मजदूरों से कि आप हथियार उठा लो, सब कुछ अपने हाथ में ले लो और एक कम्युनिस्ट स्टेट का निर्माण करो। अब थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। कम्युनिस्ट स्टेट एक ऐसा स्टेट होगा जिसमें देखो ना कोई क्लास होगी, ना कोई स्टेट होगा। तो ऐसी सिचुएशन की कल्पना कार्ल मार्क्स करते हैं। तो ये थोड़े देखो रेडिकल विचार थे। अब ना कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को यानी मार्क्सिज्म को ना लेनिन के द्वारा थोड़े बहुत फेरबदल में अपनाया गया, मतलब सेम टू सेम मार्क्स के विचार नहीं अपनाए गए। उन्होंने रशिया के हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल किया और लेनिनिज्म वो कहलाया। उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया रशिया में। अब माओ थे चाइना में। माओ ने भी ना मार्क्स के विचारों को इम्प्लीमेंट तो किया, लेकिन लोकल सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज कर दिया, तो वो कहलाया माओइज्म। तो ये जो नक्सलाइट्स हैं ना, वो इन्हीं आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। आप पूछोगे सर इन्हीं का क्या मतलब है? मतलब तीनों में से मार्क्सिज्म, माओइज्म और लेनिनिज्म, तीनों में से सबसे ज़्यादा किसको फॉलो करते हैं? देखो हमारे देश में जो नक्सलाइट्स हैं ना, वो माओइज्म को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मार्क्स ने जब अपने ये विचार दिए थे ना, तो वहाँ पे तो मजदूर थे, वर्कर थे। बट चाइना में माओइज्म ने जो मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो किया, तो चाइना में तो वर्कर थे ही नहीं ज़्यादा, चाइना में पीजेंट थे। तो माओ ने बोला कि रेवोल्यूशन जो लेके आएंगे हथियारों से, वो पीजेंट लेके आएंगे, ना कि वर्कर। और गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाने को कहा था माओ ने। और हमारे देश में भी कुछ कुछ वैसी सिचुएशन है, ज़्यादा मजदूर नहीं है बल्कि किसान ज़्यादा हैं, पीजेंट ज़्यादा हैं। तो माओइस्ट आइडियोलॉजी को ज़्यादा फॉलो करते हैं हमारे देश में नक्सलाइट्स। तो सरकार का कहना है जो ये सब आइडियोलॉजीज जैसे माओइज्म है, ये सब शहरों में फैलाने की कोशिश करते हैं ना, वो हैं अर्बन नक्सल। इन्हीं को रोकने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ये बिल लेके आई है, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, अभी सिर्फ ड्राफ्ट बिल सामने आया है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल्स का जिसका स्पेसिफिक नाम हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। वो किसी रिटर्न संविधान के अंदर काम कर भी सकते हैं या फिर उनका कोई रिटर्न संविधान भी ना हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। आप बोलोगे सर डेफिनेशन तो बहुत वाइड है। ये क्रिटिसिज्म भी है इस बिल का कि बिल में जो चीज़ें लिखी गई है ना, वो इतनी वेग और इतनी वाइड है कि किसी को भी फंसाया जा सकता है अर्बन नक्सल बोल के। अनलॉफुल एक्टिविटी की जो डेफिनेशन दी हुई है, उसमें भी ये बोला गया है कि ऐसी एक्टिविटी जिससे पब्लिक ऑर्डर खतरे में आता हो, शांति खतरे में आती हो, या फिर जो इस्टाब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस का कामकाज है वो प्रभावित होता हो। इसके अलावा ऐसे काम जिसे देखो वायलेंस प्रमोट हो या फिर पब्लिक में डर आए, इवन वो एक्टिविटीज़ भी इस बिल में शामिल हैं। मतलब अगर एंकरेज करना कि आप सरकार की बात मत मानिए, सरकार के कानून मत फॉलो कीजिए, लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली अथॉरिटीज़ हैं उनको डिसओबे कीजिए, हार्मनी खराब हो, हार्मनी जो अभी सोसाइटी में देखने को मिल रही है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे ये सब चीज़ें होना, तो उनको भी कवर किया गया है इस बिल में। फिर बिल में ये बोला गया है स्टेट जो है ऐसे लोगों की यानी अर्बन नक्सल्स की ना मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे देखो उनके शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सब चीज़ें जब्त कर सकते हैं। बिल अगर पास हो जाता है तो पुलिस के पास में पावर होगी, वो अर्बन नक्सल्स के घर में जाके लिटरेचर वगैरह ढूंढ सकते हैं, मतलब वो बुक्स वगैरह ढूंढ सकते हैं जिनसे वो प्रमोट कर रहे हैं इन आइडियोलॉजीज़ को, और उस लिटरेचर को, बुक्स वगैरह को सीज भी किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को लगता है कि जो सामग्री लिटरेचर वगैरह सीज किया गया है उससे अगर फर्दर नुकसान हो सकता है, तो वापस भी नहीं देंगे अथॉरिटीज़ उन बुक्स वगैरह को, उन लिटरेचर को। फिर देखो ये जो ऑफेंस हैं, अपराध हैं, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ना मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स से ये आह्वान किया था कि आप इस प्रकार का कानून बनाइए
तो उसी रिकमेंडेशन पे चलते हुए महाराष्ट्र ने ये कानून बनाया है, लेकिन काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। जैसे सबसे पहला क्रिटिसिज्म, डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड है, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ब्रॉड है, अनलॉफुल एक्टिविटी की डेफिनेशन ब्रॉड है, वेग है। तो ना इन डेफिनेशंस के आधार पे तो किसी को जानबूझ के गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, मतलब कोई पॉलिटिकल राइवलरी के चलते सामने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है, पावर का मिसयूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन डिसेंट। देखो सरकार से ऐसे तो कोई नाराजगी जाहिर ही नहीं करेगा, उसको डर लगेगा कि हमने सरकार से अलग अपनी ओपिनियन रखी, अगर सरकार की ओपिनियन का विरोध किया तो हम पे तो इस कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी। तो डिसेंट को स्प्रेस करने वाला है ये जो बिल है, मतलब मिसयूज का पोटेंशियल है। फिर देखो इवन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको भी स्प्रेस किया जा सकता है इस बिल की सहायता से। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है, इस बिल में कुछ प्रोविजंस जो है ना ओवरलैप हो रहे हैं दूसरे कानूनों से। ऑलरेडी एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, तो इन एक्ट में जो प्रोविजन है वही नए बिल में है। फिर देखो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का कंसर्न है। कुछ कंसर्न ये है कि ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा उन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है इस नए कानून के तहत। कानून अभी बना नहीं है, अभी सिर्फ बिल है। तो कुल मिला के कंक्लूजन में देखो बैलेंस्ड कंक्लूजन आप दे सकते हो, जहां महाराष्ट्र की सरकार को लगता है कि अर्बन एरियाज में नक्सलिज्म की जो थ्रेट है उससे निपटने के लिए ये नया बिल हम लेकर आए हैं, अभी सिर्फ ड्राफ्ट है। क्रिटिक्स ये बोलते हैं सिविल लिबर्टीज का, राइट्स का वायलेशन हो सकता है इस, अगर ये एक्ट बनता है तो डिसेंट को दबाने का काम किया जा सकता है। इसलिए देखो डिबेट होनी चाहिए बाकायदा इस बिल पर, और कुछ जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं उनको रोकना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो युआन चैलेंज से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो एक टर्म का मतलब आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब होता है। जब हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, इसका मतलब होता है जब देखो दो देशों के बीच में ट्रेड हो, फॉर एग्जांपल इंडिया रशिया के बीच में, लेकिन इंडिया की साइड से ना इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो मतलब इंडिया की साइड से ट्रेड डेफिसिट है। और करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है जब एक देश की करेंसी ग्लोबल ट्रेड में यूज होना स्टार्ट हो। जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, तो मतलब ग्लोबल ट्रेड में रूपी का इस्तेमाल ज़्यादा होना स्टार्ट हो। अभी तो देखो यूएस की करेंसी जो है डॉलर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है ट्रेड में, लेकिन इंडिया जैसे देश, चाइना जैसे देश ट्राई करते हैं कि हमारी करेंसी का भी ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए ग्लोबल ट्रेड में। अब मेन आर्टिकल पे आते हैं। देखो जब यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रतिबंध लगा दिया रशिया के ऊपर, और ये डिसाइड किया कि हम रशिया की कंपनी से अब तेल परचेज नहीं करेंगे, और बाकी कंपनीज को भी बोला कि आप रशिया की कंपनी से तेल परचेज करोगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन इंडिया ने रशिया से तेल परचेज किया क्योंकि सस्ता तेल रशिया से मिल रहा था, और ऐसा करके पिछले 2 सालों में हमने $10 बिलियन बचा भी लिए हैं। सस्ता तेल मिल रहा था, $10 बिलियन हमने बचा लिए। डॉलर भी हमने कम यूज़ किए तेल परचेज करने में, क्योंकि देखो रशिया से जो हमने तेल परचेज किया वो डॉलर में नहीं किया, लेकिन किस में कर रहे हैं वो सबसे बड़ी दिक्कत है। रूपी में हम पैसा देना चाहते हैं, बट रशिया रूपी में पैसा लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? वो बोलते हैं कि रूपी का हम करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास में, क्योंकि देखो इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, $50 बिलियन का तेल इंडिया ने रशिया से परचेज कर लिया, तो रशिया के पास में इतने रुपये आ गए, रूपी करेंसी में आ गए मान लो, बट रशिया इतने रुपये का करेगा क्या, क्योंकि रशिया इंडिया से कम पैसों का सामान खरीदता है। फिर भी रशिया के पास रूपी में पैसा बच गया ना, तो रशिया कहता है यार आपकी करेंसी ना किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड में चलती नहीं है, तो आप ना हमें रूपी में पैसा मत दो प्लीज। और रशिया वाले बोलते हैं आप ना हमें युआन में पैसा दे दो। इंडिया ने बोला युआन में तो पैसा हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम तो डॉलर में नहीं देना चाहते थे क्योंकि डॉलर के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते थे, लेकिन युआन में तो हम बिल्कुल ही नहीं देंगे। युआन चाइना की करेंसी है, चाइना हमारा दुश्मन देश है, तो युआन में हम आपको पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब हम तो चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं।
सेम चीज़ देखो चाइना के साथ भी हुई, लेकिन चाइना रशिया के बीच में, चाइना ने भी देखो जब यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ ना, तो रशिया से तेल ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर दिया, सस्ता तेल था। बट चाइना ने ना क्या किया, रशिया को एक्सपोर्ट भी तेज करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए आज के समय में रशिया ना चाइना को एक्सपोर्ट कम करता है रशिया से, चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करता है रशिया। तो चाइना में यह दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है रशिया को, बट इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है रशिया को। आज के समय में ना रशिया की स्टॉक मार्केट में युआन जो है, चाइना की करेंसी, वो डॉलर से ज़्यादा पॉपुलर है। और रशियन ऑयल कंपनीज भी इंडिया की रिफाइनरीज को बोल रही हैं कि आप जब पेमेंट जो है ना युआन में दीजिए। इससे ना सरकार के जो प्रयास है ना कि हम रुपी को इंटरनेशनलाइज करेंगे, मतलब ये इंश्योर करेंगे कि ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा रुपी का प्रयोग हो, उन प्रयासों को धक्का लगा है। वैसे देखो जुलाई 2022 की बात है, आरबीआई ने ना एक सर्कुलर निकाला था ये इंश्योर करने के लिए कि रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो, मतलब जो ट्रेड्स हैं वो रुपी में सेटल डाउन हो, ये इंश्योर करने के लिए। इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, अभी देखो ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर में ना, ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर में इंडिया का शेयर ना 1.6% है। अगर ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर में इंडिया का शेयर 4% होता है ना, तो फिर रुपी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। बट अभी और कोई देश ज़्यादा रुपी में ट्रेड करता नहीं है, ये दिक्कत है। अब एक और दिक्कत ये है, रशिया के जो तेल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं वो इंडिया की रिफाइनरी से युआन में पेमेंट मांग रही हैं। डॉलर में इंडिया करना नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया के जो प्राइवेट बैंक हैं वो भी डरते हैं कि यार हमने कहीं रशिया के साथ डील किया तो कल को यूएस से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, हमारे खिलाफ भी एक्शन ले लेगा। तो चैलेंजेस आ गए हैं काफ़ी सारे रशिया से ट्रेड करने में। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ना प्रधानमंत्री मोदी अभी रशिया गए थे, तो उन्होंने बोला कि देखो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना रशिया को, उसे इंक्रीज करने की आवश्यकता है। दोनों देशों की इंडस्ट्रीज में आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। रशिया भी हमसे ज़्यादा सामान परचेज करे। और इंडियन एक्सपोर्टर जो अभी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं रशिया के साथ में ट्रेड करने में, क्योंकि रुपी में सेटलमेंट नहीं होता, इससे फिर ये कम हो जाएगा अगर ट्रेड ज़्यादा होता है, अगर रशिया इंडिया से इंपोर्ट भी ज़्यादा करता है तो। इसके अलावा देखो एक दिक्कत ये भी है कि ये जो इंडिया की करेंसी है ना रुपी, और रशिया की करेंसी है रूबल, ये जो करेंसी है ना ये ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब कि बहुत ऊपर नीचे होती हैं। अब इंडियन रिफाइनरी और रशिया की ऑयल कंपनी के बीच में सेटलमेंट हो गया, मतलब एग्रीमेंट हो गया कि इतने में आप तेल बेचोगे, उतने में तो देखो करेंसी इंडिया की रुपी और वहाँ की बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई, तो वो जो एग्रीमेंट था वो थोड़ा इररिलेवेंट हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभी विजिट किया ना, दोनों देशों ने डिसाइड किया कि ट्रेड ज़्यादा हो, ये इंश्योर करने के लिए अभी जो टैरिफ वगैरह ज़्यादा है या फिर नॉन टैरिफ बैरियर है उनको रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा नेगोशिएशंस भी स्टार्ट होंगी कि ना, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना रशिया और आस पड़ोस के देशों की, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसके साथ में इंडिया कोई ट्रेड डील साइन कर ले। फ़ायदा ये होगा, रशिया हमसे कम सामान परचेज करता है तो हो सकता है कि ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के दूसरे सदस्य हैं वो इंडिया से सामान परचेज कर लें, और फिर वहाँ पे रशिया जो है अपनी रुपी करेंसी को यूज़ कर लेगा, जो उन्होंने हमसे रुपी लिया है तेल बेच के, उसको फिर रशिया ना यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के देशों में यूज़ कर लेगा। तो इसके लिए भी नेगोशिएशन अब स्टार्ट होंगी कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इंडिया के साथ में कोई ट्रेड डील साइन कर लें। ये 5 देश है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया। टोटल इनकी इकोनॉमी मिला के $5 ट्रिलियन की है। जॉइंट स्टेटमेंट में यह भी बोला गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोनों देश कोऑपरेट करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में, मेटलर्जरी में, केमिकल्स में। तो कुल मिला के देखो कोशिश यही है कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करे रशिया को, तब जाके फ़ायदा होगा। अदरवाइज तो फिर ये ट्रेड में चैलेंजेस आएंगे, किस में सेटल डाउन किया जाए ट्रेड, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इंडिया युआन में नहीं करना चाहता, युआन में इंडिया ट्रेड करेगा तो इससे चाइना को फ़ायदा होगा। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग से संबंधित और दूसरा अर्बन नक्सल से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर 250 वर्ड्स में दीजिए।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।